नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इथियोपिया में भव्य स्वागत। पीएम मोदी द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित। प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ हुई बैठक में भारत इथियोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मिली नई दिशा। 5 महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा को बताया बेहद सफल। शाही परिवार का दिखा विशेष लगाव। क्राउन प्रिंस ने खुद पीएम मोदी की गाड़ी को किया ड्राइव। विपक्ष के हंगामे के बावजूद मंगलवार को संसद में जमकर हुआ विधायी कामकाज। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पर चर्चा। बहुप्रतीक्षित सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को मिली मंजूरी। राज्यसभा से चुनाव सुधार पर हुई बहस का नेता सदन जेपी नड्डा ने दिया जवाब। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान के बीच ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। हटाए गए 58,21,000 वोट। 15 जनवरी 2026 तक दर्ज कराई जा सकती है आपत्तियां और दावे। राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के ड्राफ्ट भी प्रकाशित। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा बंधु दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार। पटियाला हाउस कोर्ट ने गोवा पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने की दी अनुमति। घटना के बाद फरार हुए दोनों भाई थाईलैंड से प्रत्यर्पित कर लाए गए भारत। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा की। इथियोपिया की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दौरे पर थे, तो वहां की बात करेंगे। और वहां जॉर्डन के साथ भारत ने 5 क्षेत्रों में सहयोग के समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंफ्रा विकास के क्षेत्र में भी भारत सहयोग करेगा और उन्होंने अहम बात कही कि सीरिया में इंफ्रा विकास को लेकर जॉर्डन किंग के नजरिए में भारत एक सहयोगी के रूप में साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री को लेकर जॉर्डन में भी गर्मजोशी दिखाई दी। क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री की कार को खुद एयरपोर्ट तक ड्राइव किया और भव्य विदाई दी। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। ज्योग्राफी जॉर्डन की स्ट्रेंथ है और भारत के पास स्किल भी है और स्केल भी। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का व्यस्त कार्यक्रम। इन सब के बीच गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत, प्रवासी भारतीयों का उत्साह और जिस कार प्रधानमंत्री मोदी अम्मान की यात्रा कर रहे थे उस कार को क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा खुद ड्राइव करना। ये सभी तस्वीरें सुनिश्चित कर रही हैं कि भारत और जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की नई परिभाषा, नए आयाम बन रहे हैं। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिजनेस फोरम में किंग अब्दुल्लाह द्वितीय के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रा,
फिनटेक, हेल्थ टेक और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर काम करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय फार्मा कंपनियां जॉर्डन में और भारत में जॉर्डन की कंपनियां निवेश कर दुनिया के लिए विश्वसनीय सप्लाई चेन बना सकती हैं। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। किंग अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और विकास के प्रति उनके आग्रह की सराहना की। India has witnessed great growth, and we look forward to working with you all to take our economic partnership to further heights. With Jordan's strategic location and FTAs, and with India's economic power and advanced industries, we have the potential to build an economic corridor that links South Asia to the Middle East, Africa, and Europe. कल्चर और हेरिटेज के क्षेत्र में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की ओर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने वेब समिट में जॉर्डन डेलीगेशन को आमंत्रित किया। इस यात्रा के दौरान जॉर्डन और भारत के बीच डिजिटल इंफ्रा, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति समेत कुल 5 क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। भूगोल से संभावनाएं और संभावनाओं से विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जॉर्डन दौरा इस विश्वास के साथ खत्म हुआ कि भारत और जॉर्डन अपनी दोस्ती के रिश्तों को तो कायम रखेंगे ही, और पूरी दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि भारत और जॉर्डन मिलकर मध्य एशिया में शांति बरकरार रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन आशीष और जयशंकर के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, अम्मान। और लोकसभा में मंगलवार को मनरेगा की जगह नई योजना लाने का बिल पेश किया गया, तो विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गांधी जी का नाम हटा रही है तो राज्यों के ऊपर आर्थिक बोझ भी डाल रही है। इस मुद्दे पर सरकार ने कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है और जरूरतों के मुताबिक बदलाव किए गए हैं, जिसका फायदा न सिर्फ ग्रामीणों को होगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा लाभ होगा। सरकार इस बिल को ग्रामीण विकास और 2047 के विकास लक्ष्यों के लिए बेहद अहम बता रही है। लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी बिल 2025 पेश किया गया। लोकसभा में 12 बजे के बाद जब बिल पेश किया गया, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने मनरेगा की जगह नई योजना लाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। इस बिल को संसद की समिति को भेजे जाने की मांग रखी गई। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। बिल पेश होने के बाद संसद परिसर में भी विपक्षी दलों का प्रदर्शन देखने को मिला। इंडी के सहयोगियों ने भी मनरेगा की जगह प्रस्तावित योजना का विरोध किया और महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर आपत्ति जताई। बीजेपी ने कहा कि जहां जहां राम का नाम आता है वहां कांग्रेस और इंडी के सहयोगियों को दिक्कत होती है। लगातार बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट लगातार प्रदेशों पर वजन बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपना वजन हल्का करती जा रही है, जिम्मेदारी घटाती जा रही है। दूसरा, सभापति जी, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से और पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक योजना है गरीब की भलाई के लिए, उसका मानदेय बढ़ाने के लिए, उसको 100 की बजाय 125 दिन की दिहाड़ी दिलाने के लिए,
उसको प्रतिवर्ष और आय देने के लिए अगर प्रियंका जी, राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसका विरोध करती है, तो क्या वो केवल राम जी के नाम का विरोध करती है या गरीब का विरोध करती हैं, जरूरतमंद का विरोध करती हैं? विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन बिल मनरेगा की जगह नया कानून लाने के लिए लोकसभा के पटल पर रखा गया है। बिल में 100 दिन की जगह 125 दिन काम की गारंटी श्रमिकों को दी गई है। 15 दिन में मजदूरी की जगह हर हफ्ते मजदूरी दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। फसलों की बुआई और कटाई के सीजन के समय श्रमिकों की कमी ना रहे और छोटे किसान अपने खेत में काम कर सकें, इसके लिए राज्यों को उस समय नई योजना में काम रोकने की शक्ति दी गई है। नई योजना में केंद्र के हिस्से 60% और अधिकतर राज्यों के हिस्से 40% हो जाएगा। मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। सरकार इस बिल को ग्रामीण विकास और सन 2047 के विकास लक्ष्यों के लिए बेहद अहम मान रही है। देखना होगा कि इस बिल को पारित कराने को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच क्या सहमति बनती है। निशांत राय और शैलेंद्र मिश्रा के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और संसद में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी देखने को मिला। लोकसभा में मंगलवार को बीमा से जुड़े एक बिल को पेश किया गया, जिसके तहत अब इस क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति होगी। सरकार का तर्क है कि 2047 तक सभी को बीमा उपलब्ध कराने में यह बिल मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। इससे पहले गैर जरूरी 71 कानूनों को निरस्त करने से जुड़े निरसन बिल को पेश किया गया। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है और ऐसे में विधायी कामकाज को लेकर लोकसभा में तेजी से प्रगति देखने को मिल रही है। मंगलवार को लोकसभा में जमकर विधायी कामकाज देखने को मिला। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। इस विधेयक पर चर्चा भी की गई, जिस पर विपक्ष के कई दलों ने बिल के प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई। Section 3AA allows 100% FDI in insurance, not 74%, not shared control, but complete foreign ownership. That means pricing decisions made outside India, investment priorities set by global boards. इस बिल के जरिए बीमा क्षेत्र के कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार किए जाने का प्रस्ताव है। बिल का मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना है, जिससे अधिक विदेशी निवेश बीमा क्षेत्र में आए, बीमा कंपनियों के पास पूंजी और संसाधन भी बढ़ सकें। सरकार का लक्ष्य है कि बीमा की कवरेज में व्यापक विस्तार हो और 2047 तक सभी के लिए बीमा सुनिश्चित हो सके। Common citizens insurance, if anyone thought of it at a mass scale, it was Prime Minister Modi. Jeevan Jyoti Suraksha Bima Yojana. During COVID also, we could give insurance coverage to people. इससे पहले लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2025 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। विधेयक का उद्देश्य उन कानूनों को हटाना है और कुछ पुराने कानूनों में संशोधन भी करना है जो अब आवश्यक नहीं है या जिनका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके जरिए 71 पुराने कानूनों या नियमों को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव है। ये जो आज द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल है, उसमें हमारे 71 ऐसे कानून हैं जिसमें 6 प्रिंसिपल एक्ट्स है और 65 अमेंडमेंट एक्ट्स है, जिसमें हम रिपीलिंग और संशोधन करने के लिए बिल लेकर के इस मान सदन के समक्ष आए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है और ऐसे में विधायी कामकाज को लेकर लोकसभा में तेजी से प्रगति देखने को मिल रही है। अनुज यादव और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश बढ़ाने के प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा विधेयक में 12 बार संशोधन हो चुका है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक में आम लोगों के साथ ही किसानों की सुरक्षा के उपाय भी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र को पूरी तरह से विदेशी निवेश के लिए खोलने से बेहतर तकनीक और बेहतर प्रोडक्ट सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इस बिल के तहत 100% एफडीआई के बावजूद कंपनी के टॉप अधिकारियों में से एक चेयरमैन या सीईओ का भारतीय नागरिक होना जरूरी होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश आने से लोगों को कम दाम में इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसमें समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने, नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही टिकाऊ संसाधन उपयोग के लिए गहरे समुद्र में खनन की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में तटीय समुदायों को सशक्त बनाने को लेकर साझा प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित वन बंधु नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उडके, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक वी सतीश सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वन बंधु नरेंद्र मोदी पुस्तक के दोनों युवा लेखकों सार्थक शुक्ला और राजनंदिनी के शोध की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार युवा क्रांतिकारियों के साहित्य ने देश को आजादी दिलाई थी, उसी प्रकार इन युवाओं की पुस्तक भविष्य को आकार देगी। क्रांतिकारी दोस्तों, वीर सावरकर अंडमान निकोबार की जेल में बैठ के उसके पास पेन नहीं थी तो खून से लिखते थे। ऐसे लेखक जो युवा काल में जिन्होंने लिखा और उनका जो विचार इस समय में उस समय की स्थिति के अनुसार जो आया था, दोस्तों यही विचारों ने देश को आजाद करा और यही युवाओं का विचार नवी पीढ़ी को प्रेरणा देके विकसित भारत का निर्माण करेगा। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट सूची मंगलवार को जारी कर दी गई है। मसौदा सूची में करीब 58 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। हटाए गए लोगों में से वो लोग शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर जो लोग पलायन कर गए हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है। चुनाव आयोग ने बंगाल के लोगों से अपने नाम चेक करने की अपील की है, तो छूट गए लोगों को अपनी आपत्ति संबंधित कागजों के साथ दायर करने की बात कही गई है। इस बीच बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत अभी भी गर्म है और बीजेपी ने टीएमसी और ममता बनर्जी को उनके दोहरे रवैये के लिए फिर से घेरा है। आज ही चुनाव आयोग ने मंगलवार को राजस्थान, गोवा, पुदुचेरी और लक्षद्वीप के भी ड्राफ्ट रोल जारी कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित कर दी गई। मसौदा सूची से मृत्यु, पलायन और गणना प्रपत्र जमा न करने सहित विभिन्न कारणों से 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। राज्य के 7,66,37,519 कुल मतदाताओं में से 58,20,819 मतदाताओं के नाम हटाने के बाद मसौदा सूची में 7,08,16,621 लोगों के नाम होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें मृत मतदाताओं की संख्या 24,16,852, स्थानांतरित मतदाता 19,88,076 और फर्जी मतदाता 1,38,328 और अन्य 57,604 है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ममता सरकार के अड़ियल रवैये, असहयोग और भारी विरोध के बीच चुनाव आयोग एसआईआर का काम कर रहा है। इस दौरान एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र सामने आया। एक और उन्होंने इसके विरोध में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, दूसरी ओर अंतिम दिन अपना विधिवत एन्यूमरेशन फॉर्म भरा और हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया। इसके बावजूद एसआईआर को लेकर टीएमसी और कांग्रेस की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर बंगाल में बहुत उत्सुकता है लोगों में, क्योंकि 58 लाख से ज्यादा नाम माइनस हुआ है और भी उतना होने वाला है।
ऑपोजिशन लीडर और भाजपा वाले बोल रहे थे 1 करोड़ रोहिंग्या, 1 करोड़ बांग्लादेशी, तो कहाँ है? तो इतने दिन तक वो लोग एकदम झूठ बोल रहे थे, पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे थे। लोगों के मन में अगर संशय है और कांग्रेस पार्टी इस आवाज को मजबूती के साथ उठा रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को गुरेज होना चाहिए। एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों का रवैया कुछ भी हो, लेकिन आम जनता इसको लेकर बहुत ही जागरूक है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई जगहों पर वरिष्ठ नागरिकों के मोबाइल ऐप से अपना नाम चेक करने के वीडियोस सामने आ रहे हैं। दक्षिण कोलकाता जिले के भवानीपुर और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र में मसौदा मतदाता सूची में नाम चेक करने के बाद प्रसन्न कई वोटर्स ने फीडबैक में बीएलओ और चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया है। इससे संबंधित वीडियोस पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांच लें। मतदाता अपना नाम बूथ लेवल ऑफिसर के पास उपलब्ध मतदाता सूची से, ईसीआई नेट मोबाइल ऐप के जरिए, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर या सीईओ पश्चिम बंगाल और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से देख सकते हैं। यदि किसी नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उसे फॉर्म 6 भरकर देना होगा। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेज और एनेक्स्चर 4 संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से जमा किया जा सकता है। वहीं विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता फॉर्म 6A के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8 का प्रावधान भी किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर से ना चूकें और अपने मताधिकार को सुरक्षित करें। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, गलत दर्ज है या किसी अन्य प्रकार का सुधार आवश्यक है तो वो आवेदन कर सकता है। इसके बाद नोटिस चरण यानी सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक चलेगी। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। बता दें कि प्रारूप नामावली में केवल वे मतदाता शामिल होते हैं जिनके भरे फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद जिन मतदाताओं का पिछले एसआईआर से मिलान नहीं हो पाया, उन्हें नोटिस भेजे जाते हैं। उनकी पात्रता जांचने के लिए दस्तावेज वेरीफाई किए जाते हैं। पिछले एसआईआर से पहले उनके ठिकाने की पुष्टि के लिए सुनवाई की जाती है। कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त दल का बीएलए नाम जोड़ने या हटाने का दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है। सभी दावों आपत्तियों के निर्णय के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया सहयोग बढ़ाने से जुड़े कई बड़े फैसले हुए। दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ। पीएम और इथियोपिया के उनके समकक्ष की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। भविष्य की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। दोनों देशों के बीच कस्टम मामलों में सहयोग, यूएन शांति रक्षा अभियानों संबंधी प्रशिक्षण, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत इथियोपिया के लिए ऋण पुनर्गठन को लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। अनेक भाषाओं और समृद्ध परंपराओं से संपन्न हमारे दोनों देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दोनों देश शांति और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक शक्तियां हैं।
हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री भी हैं और साझेदार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इथियोपियाई स्कॉलर्स के लिए आईसीसीआर स्कॉलरशिप डबल करने, आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत एआई में इथियोपियाई छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष शॉर्ट टर्म कोर्स और अदीस अबाबा के महात्मा गांधी अस्पताल के क्षमता विस्तार पर भी सहमति बनी। Our two countries share over thousands of years of connection through trade, diplomacy, education, culture, and even in our food and traditions. These ties continue to shape a deep friendship, collaboration, and mutual respect between our people. प्रधानमंत्री को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। सम्मान प्रदान करते हुए इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने पीएम के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। Your vision of self-reliant India, anchored in practical governance and broad strategic partnership, speaks directly to us. It resonates with our philosophy of Madamar, the belief that when we act together, we multiply our strengths. Our nations draw wisdom from ancient civilizations, yet strive to build modern, capable states for the next generation. पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से इस सम्मान ग्रहण किया। पीएम ने इसे दोनों देशों की साझेदारी को आकार देने वालों को समर्पित किया। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। पीएम को अब तक 28 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले राजधानी अदीस अबाबा में पीएम का स्वागत बेहद भव्य अंदाज से हुआ। पीएम को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचने वालों में खुद इथियोपिया के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इथियोपियाई पीएम प्रधानमंत्री को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क ले गए। इस दौरान इथियोपियाई पीएम खुद कार चला रहे थे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली का हवाई अड्डे पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मीय स्वागत करना, हवाई अड्डे से साइंस म्यूजियम और मैत्री उद्यान तक खुद गाड़ी चलाकर लाना, दोनों देशों के बीच 3 प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होना और भारत का इथियोपिया के साथ कूटनीतिक संबंधों को रणनीतिक स्तर का दर्जा देना इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश परस्पर संबंधों को नई गति, नई ऊर्जा, नई गहराई देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही ग्लोबल साउथ के सहयोगी और साझेदार के रूप में ग्लोबल साउथ के हर मुद्दे को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैमरा पर्सन शुभम शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।